केवीएल केसीएल तुम्हारा किस पे बेस्ड है? नोडल एनालिसिस पे। तो एक क्वेश्चन तुम्हारा इसमें से पक्का आएगा ही आएगा, आइदर दे विल कवर फ्रॉम द मेश एनालिसिस और आइदर दे विल कवर फ्रॉम द नोडल एनालिसिस। ठीक है। नेक्स्ट इज कि एक क्वेश्चन तुम्हारा थ्योरम से आएगा ही आएगा। थ्योरम में तुम्हारे पास है जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, सुपरपोजिशन थ्योरम है, नेक्स्ट इज थेवेनिन थ्योरम, नेक्स्ट इज नॉर्टन थ्योरम, and next is maximum power trans screen is no oh sorry now can you see the screen? ओके, सो मैं तुम्हें पेपर पैटर्न बता रही थी कि तुम्हारे पास एक क्वेश्चन केवीएल से आएगा और एक क्वेश्चन केसीएल से आएगा। ठीक है, केवीएल तुम्हारा मैश एनालिसिस पे बेस्ड है और केसीएल तुम्हारा नोडल एनालिसिस पे बेस्ड है। एक क्वेश्चन तुम्हारा थ्योरम से 101% कवर होगा ही होगा। एक तुम्हारी सुपरपोजिशन थ्योरम है, थेवेनिन थ्योरम है, नॉर्टन थ्योरम है, एंड वन मोर थ्योरम इज देयर, दैट इज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ओके, उसके बाद ये तुम्हारा डीसी से ये दो टॉपिक्स है जो 101% आएंगे ही आएंगे। इसमें से अगर देखो तुम्हें थेवेनिन थ्योरम आ गई तो तुम्हें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी आ जाएगी और तुम्हें नॉर्टन थ्योरम भी आ जाएगी। तो मेन इंपॉर्टेंट है थेवेनिन थ्योरम, तो आज मैं तुम्हें थेवेनिन थ्योरम ही कवर करवाऊंगी। बट उसके लिए तुम्हें केवीएल या केसीएल में से किसी एक का कंसेप्ट पता होना जरूरी है। तो तुम्हें आइडिया है केवीएल का? आइडिया है कुछ, ये बताओ। काफी बच्चे कह रहे हैं कि हाँ हमें आइडिया है केवीएल का, काफी बच्चे नहीं कह रहे। तो मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ कर दूंगी क्योंकि विदाउट नोइंग केवीएल तुम्हें थेवेनिन थ्योरम नहीं आएगी। थेवेनिन थ्योरम मैं क्यों करवा रही हूँ, बिकॉज उस थ्योरम से कवर तुम्हारी अगर वो थ्योरम आएगी तो नॉर्टन थ्योरम भी आ जाएगी और वो थ्योरम आएगी तो तुम्हें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी आ जाएगी। ओके, दिस इज ऑल अबाउट डीसी सर्किट जो मेन इंपॉर्टेंट है। और एसी सर्किट में तुम्हारे पास एक क्वेश्चन तुम्हारा 101% सीरीज आरएलसी पे बेस्ड कवर होगा। ओके, एक क्वेश्चन तुम्हारे पास पैरेलल पे कवर होगा और एक क्वेश्चन तुम्हारा रेजोनेंस पे बेस्ड कवर होगा। ठीक है, इन तीनों में से दो क्वेश्चन 101% आएंगे ही आएंगे। पैरेलल सर्किट्स पे बेस्ड तुम्हारी रेक्टेंगुलर एंड पोलर कन्वर्जन पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। आई होप तुमने करी होगी, रेक्टेंगुलर एंड पोलर कन्वर्जन करी है। हम्म, करिए ना कोई रेक्टेंगुलर और पोलर कन्वर्जन, इस पे बेस्ड पक्का आएगा एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन सीरीज से और रेजोनेंस से। तो तुम्हारे पास कुछ 6-7 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वही हर साल उन्हीं क्वेश्चन उसी में से ये फॉलो करते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर करना तो तुम्हारा कवर हो जाएगा। ओके, नाउ आई स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ केवीएल। KVL is the Kirchhoff voltage law. Okay, and on the basis of his law, he gave one statement, that is algebraic sum of all the EMF plus algebraic sum of all the EMF would be equal to 0. अब देखो उसके बेसिस पे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रही हूँ तुम्हें समझाने के लिए। Suppose this is 4 ohm, this is 6 ohm, this is 8 ohm, this is 10 volt and this is 20 volt. Okay, so first of all you should know what is mesh and what is loop. कोई मुझे बता सकता है mesh और loop क्या होता है? लाइक सपोज तुम ऐसे इमेजिन करो कि ये तुम्हारा क्या है, घर है ना? लग रहा है ना कि ये पूरा बड़ा वाला क्या है, तुम्हारा घर है। राइट, तो लूप क्या है, तुम्हारा घर है, लाइक ABCDEF, ये पूरा क्या है, लूप है। अब इस घर में बताओ तुम्हें क्या लग रहा है, इस घर में कितने कमरे हैं? एक कमरा है या दो कमरे हैं? दो रूम्स हैं, तो वो दो रूम्स जो हैं वो क्या है, मैश है। तो दो रूम, दो मैश कौन कौन से हो गए, ABEF, राइट, ABEF एंड अनदर मैश इज BCDE। हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें कितने हमारे पास मैश हैं, बिकॉज जितने मैश होंगे हमारे पास उतने ही वेरिएबल होंगे। लाइक सपोज इन दिस वी आर हैविंग टू मैश एंड वी आर हैविंग टू वेरिएबल। जैसे इस रूम में, इस पूरे घर में कितने रूम है, दो। इस पूरे घर में कितने रूम है, दो रूम है। दो रूम है तो दो ही जने रहेंगे ना, दो से ज्यादा तो रह नहीं सकते। तीसरा कोई तुम्हारा दोस्त आएगा तो तुम उससे क्या कहोगे कि नहीं हमारे रूम में जगह, हमारे घर में अब जगह नहीं है, दो रूम है, दोनों ऑक्यूपाइड है, तुम कहीं और जाके रूम देखो, है ना? करेक्ट। अब सपोज ये रूम ले लिया I1 ने, तो इसमें I1 का कब्जा हो गया, और ये रूम ले लिया I2 ने।
ओके। फर्स्ट वाला रूम किसने ऑक्यूपाई कर लिया, आई वन ने, और सेकंड वाला रूम किसने ऑक्यूपाई कर लिया, आई टू ने। सो टू मैश मीन्स टू वेरिएबल। अब दो वेरिएबल कौन कौन से हैं, आई वन और आई टू। कौन कौन रह रहा है इस घर में, आई वन रह रहा है और आई टू रह रहा है। तो तुम्हें तीसरा वेरिएबल नहीं लेना, अगर तुम्हारे पास आई थ्री आएगा तो उसको तुम भगा दोगे। ये चीज़ क्लियर कर लेना, बिकॉज बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितनी करंट लेनी है। दो रूम है तो दो ही बंदे रहेंगे, एक आई वन रहेगा और आई टू रहेगा। अब नेक्स्ट थिंग इज कि अब वो आई वन पे डिपेंड करता है ना कि वो क्लॉकवाइज घूमना चाहता है अपने कमरे में या एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहता है, राइट। इसी तरह आई टू की मर्जी, मतलब तुम्हारी मर्जी है कि तुम अपने कमरे में कैसे घूमना चाहोगे, जैसे मन करे वैसे घूम लो। दोनों क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज तुम घूम रहे तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये तुम्हारी विश के अकॉर्डिंग है, तुम करंट को कैसे भी घुमा सकते हो। ओके, क्लियर दिस थिंग, एनी डाउट अप टू हेयर। अब हमारे पास एक काम हो गया। स्टेप नंबर वन क्या था केवीएल के अकॉर्डिंग, स्टेप नंबर वन था हमें देखना था कि हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर टू आइडेंटिफाई वेरिएबल। नाउ वी हैव आइडेंटिफाई द वेरिएबल दैट देयर इज आई वन एंड आई टू। ओके, नाउ स्टेप नंबर टू, मार्क करंट डायरेक्शन। स्टेप नंबर टू में हमें क्या देखना था, करंट डायरेक्शन हमने मार्क कर ली, वो भी हमारे ऊपर है कि हम कैसे करंट की डायरेक्शन मार्क करने हैं। नेक्स्ट इज स्टेप नंबर थ्री, mark sign convention. Okay, step number three is mark sign convention. तुम्हें क्या करना है, साइन कन्वेंशन मार्क करने हैं। साइन कन्वेंशन, यू नो दैट करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट हमेशा कैसे जाता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो हायर पोटेंशियल पे हमेशा क्या मार्क करना है, पॉजिटिव, और लोअर पोटेंशियल पे हमेशा क्या मार्क करना है, नेगेटिव। तो करंट ए से बी जा रहा है तो क्या मार्क करोगे, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, अब इस चीज़ को देखो तुम कैसे याद कर सकते हो, तुम्हें मैं हमेशा छोटी छोटी बात बताऊंगी याद करने के लिए। सपोज तुम ए पे खड़े हो, ठीक है, ए तुम्हारा घर है, बी तुम्हारा कॉलेज है मान लो, बी से कहाँ पे जाओगे, ई पे जाओगे, ई तुम्हारा कॉलेज के बाद कहाँ जाते हो, घूमने फिरने, शॉपिंग, और शॉपिंग के बाद कहाँ जाते हो, जिम सपोज, और बैक टू होम। तो जिस पॉइंट से शुरू करा है वापस घूम के वहीं जाओगे। ठीक है, अब जहां से निकले हो वो तो लोग खुश हो गए, तुम घर से निकल गए, जैसे तुम क्या हो, आई वन, जस्ट इमेजिन दैट यू आर आई वन, और तुम्हारी डायरेक्शन क्या है, होम से पहले कहाँ जा रहे हो, कॉलेज, कॉलेज से कहाँ जा रहे हो, शॉपिंग, शॉपिंग से कहाँ जा रहे हो, जिम, और बैक टू होम ओनली। जहां से शुरुआत करोगे वहीं पे ही पहुंचोगे, घर पे ही आना है वापस घूम फिर के। तो जहां से निकलोगे वो लोग क्या हो जाएंगे, खुश। तुम घर से निकल गए, घर से निकलने के बाद तुम क्या हो गए, वो तुम्हारे घर वाले क्या हो गए, खुश कि अच्छा है, गया, जान छुट्टी गया। और जहाँ पे जाओगे वो लोग क्या हो जाएंगे, दुखी। तो तुम घर से कॉलेज गए, तो जो हैप्पी वाली फीलिंग है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव से, और जो सैड वाली फीलिंग है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव से। ठीक है, तो तुम घर से निकले, तुम्हारे घर वाले क्या हो गए, खुश कि अच्छा है, गया। और तुम कॉलेज में आ गए तो तुम्हारे कॉलेज वाले दोस्त दुखी हो गए, रोज की आ जाता है, वही रोज का काम हो गया इसका, रोज की रोज आ जाता है ये। ठीक है, फिर से तुम कॉलेज से निकले तो कॉलेज वाले क्या हो जाएंगे, फ्रेंड्स, खुश। शॉपिंग की तरफ गए, वो क्या हो जाएंगे, दुखी। ठीक है, एंड वोल्टेज, वोल्टेज के लिए एक फिक्स है कि वोल्टेज का बड़े वाला टर्मिनल हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, और छोटे वाला टर्मिनल क्या रहेगा, हमेशा नेगेटिव। वोल्टेज की डायरेक्ट वोल्टेज का साइन चेंज नहीं होता इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये फिक्स रहेगा। क्लियर है, बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो। फर्स्ट स्टेप क्या था, हमें मेश देखने थे, सेकंड स्टेप क्या था, हमें करंट मार्क करनी थी, थर्ड स्टेप क्या था, हमें साइन मार्क करने हैं। जहां से निकल रहे हो वहां पे पॉजिटिव मार्क कर लेना रेजिस्टेंस के नीचे, और जहां पे जा रहे हो वहां पे नेगेटिव मार्क कर लेना। बोलो कोई डाउट हो तो यहाँ तक। हम्म, क्लियर। अब बताओ बी से सी जा रहे हैं तो यहाँ पे मैं क्या साइन मार्क करूँ, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या मार्क करूंगी, नेगेटिव। अब बैटरी का बड़े वाला टर्मिनल फिक्स रहता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ पे ऑल्दो ये सेम आ रहा है बट डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन से इससे कोई रिलेशन नहीं है। बड़े वाला टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव, छोटे वाला टर्मिनल हमेशा नेगेटिव। डी से कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, लीव दैट। नाउ यू आर मूविंग फ्रॉम ई टू बी, सो व्हाट शुड आई मार्क हियर एट दिस पॉइंट,
दिस आई एम टॉकिंग अबाउट आई टू। अब आई टू तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा आई टू दोस्त कैसे जा रहा है, ई से बी जा रहा है। तो यहाँ पे बताओ मैं कौन सा टर्मिनल मार्क करूँ, तो कौन सा साइन मार्क करूँ, पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या मार्क करेंगे, नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है। अब तुम ये देखो कि यहाँ तक कोई डाउट हो तो अब हमेशा ये देखना है कि हमें, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर में कोने वाली दीवार में तो हमेशा सिंगल करंट फ्लो होती है। कोने वाली दीवार कौन सी हो गई, ए से बी। ये तुम्हारी कोने वाली दीवार हो गई, कोने वाली दीवार में सिंगल करंट फ्लो होती है। और ये क्या है, हमारी बीच वाली दीवार। बीच वाली दीवार में हमेशा हमारे पास दो करंट फ्लो होती है। ठीक है, कोने वाली दीवार में सिंगल करंट और बीच वाली दीवार में दो करंट। क्लियर। अब नाउ फाइनल ला, यस, वो अभी बताऊंगी। दो करंट फ्लो होते हैं वो बताऊंगी कि कैसे होते हैं, वही बता रही हूँ। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4। ओके, अप्लाई केवीएल इन मैश वन। हमें क्या अप्लाई करना है, केवीएल। केवीएल इज द किरचॉफ वोल्टेज लॉ मैश वन में। मैश वन मतलब तुम्हारा जो रूम वन है, कौन सा है रूम वन, ए से बी, बी से ई, ई से एफ, एफ टू ए। सो शुड आई राइट, लाइक कैन आई राइट डाउन हेयर ए बी ई एफ। ठीक है। अब तुम कहाँ पे खड़े हो, ए पे खड़े हो, ए से कहाँ पे जाना है, बी पे जाना है। जो जो रास्ते में तुम्हारा सेकंड साइन आता जाएगा तुम्हें बस उसे लेते चलना है, और कोई अपना दिमाग नहीं लगाना। तुम घर से कॉलेज गए, जो सेकंड साइन आ रहा है उसको उठा लेना है। कॉलेज से शॉपिंग गए, जो सेकंड साइन आ रहा है उसको उठा लेना है। तुम ए से बी पे घर से कॉलेज जा रहे हो, कौन सा आ रहा है सेकंड साइन तुम्हारे रास्ते में, माइनस आ रहा है। और तुम्हारे रास्ते में रेजिस्टेंस कौन सा आ रहा है घर से कॉलेज के बीच में, 4 ओम आ रहा है। और करंट कितनी फ्लो हो रही है घर से कॉलेज वाले रास्ते में, I1। देखो मैंने बताया था ना, कोने वाली दीवार में I1 मतलब ए से बी में, ये तुम्हारा रूम है तो ए से बी में कौन सी करंट जा रही है, I1। तो मैं यहाँ पे लिख लूँ, ये वोल्टेज लगा रही हूँ मैं। सेकंड साइन क्या है, माइनस है। उस रास्ते में रेजिस्टेंस कितना है, 4 है। और करंट कितना है, I1 है। राइट, क्लियर। अब देखो तुम बी से ई जा रहे हो, तो तुम अपने कमरे की साइड से देखोगे, दूसरे कमरे की साइड से नहीं देखोगे। अपने कमरे की साइड से देखो, कॉलेज से तुम शॉपिंग पे जा रहे हो तो सेकंड साइन कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, माइनस आ रहा है। क्योंकि क्योंकि तुम अपने रूम में तो अपने कमरे का ही देखोगे ना। तो अपने रूम में हो तो सेकंड साइन कौन सा आ रहा है, माइनस, माइनस लिख देते हैं। और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 6 ओम, तो यहाँ पे हम 6 ओम लिख देते हैं। और उसके बाद देखो ये बीच वाली दीवार है, बीच वाली दीवार में तुम्हारे पास दो करंट फ्लो हो रही है। अगर तुम देखोगे ध्यान से तो तुम्हारे पास ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे का मतलब मेरा है कि ऊपर से नीचे कौन सी करंट जा रही है, I1। और नीचे से ऊपर तुम्हारी कौन सी करंट जा रही है, I2। राइट, ऊपर से नीचे कौन सी करंट जा रही है, I1। और नीचे से ऊपर कौन सी करंट जा रही है, I2। सपोज ये तुम्हारा रूम है और ये तुम्हारी सिस्टर का रूम है, तो तुम दोनों हमेशा क्या चलते हो, अपोजिट डायरेक्शन में। वो कह रही है कि तुम कह रहे हो कि पढ़ ले, और वो कह रही है कि मुझे नहीं पढ़ना। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो तुम्हारे तुम्हारे माइंड में इमेज क्या हो जाएगी, मतलब तुम दोनों आपस में लड़ोगे, है ना। अगर कभी भी करंट दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो वो करंट हमेशा क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। और कभी भी करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो वो करंट क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इस पॉइंट को लिख लो चाहे। अगर हमारे पास रेजिस्टेंस है और बीच वाली दीवार है, बीच वाली दीवार में दो करंट फ्लो हो रहे हैं, इधर से I1 फ्लो हो रहा है और इधर से I2 फ्लो हो रहा है, देन इन दैट केस बोथ करंट विल ऐड विद ईच अदर। और अगर हमारे पास यहाँ पे है I1 ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर I2 जा रहा है, दोनों ही करंट क्या है यहाँ पे, सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है, बोलो। यहाँ पे इस केस में I1 और I2 सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों करंट क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। राइट। अब I1 का कमरा है तो I1 की चलेगी, तो I1 माइनस I2 हो जाएगा आई इस वाले मैश में। और I2 का कमरा है तो I2 की चलेगी, तुम्हारे रूम में तुम्हारी ही चलती है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, I2 माइनस I1। क्लियर। तो अब यहाँ पे बताओ मैं क्या लिखूं, -6 क्या आएगा, वेरी गुड, I1 माइनस I2। ठीक है, ई से एफ का कुछ भी नहीं है, छोड़ दो। एफ से ए पे जाओगे तो सेकंड साइन कौन सा आ रहा है तुम्हारे रास्ते में, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो सेकंड साइन क्या आ रहा है, +10। बैटरी है, ये बैटरी को कभी भी करंट से मल्टीप्लाई मत कर देना, वो पावर बन जाएगी तुम्हारी। तो +10 इज इक्वल टू 0।
ये भी क्या है, आई इंटू आर मतलब वोल्टेज, ये भी क्या है, आई इंटू आर वोल्टेज, और ये भी क्या है, वोल्टेज। तो वोल्टेज और वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम लिया है हमने। ओके, क्लियर। अब मुझे बताओ सेकंड मेश की इक्वेशन कोई बता सकता है? -8 I2, हम्म, -20, -6 I2 -I1। देखो मैंने ये बोला कि हमेशा तुम्हें सेकंड साइन लेना है, मर्जी है तुम्हारी फर्स्ट भी ले सकते हो, बट मैं बच्चों के माइंड में फिक्स कर देती हूँ कि सेकंड साइन लेना, तो तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है ये चीज? बोलो केवीएल में किसी को कोई डाउट हो तो। एनी डाउट्स इन केवीएल? ओके, अब मैं एक कंसेप्ट बता रही हूँ तुम्हें करंट सोर्स से रिलेटेड, बिकॉज उस केस में हमने क्या लिया था, सिर्फ वोल्टेज सोर्स लिया था। इसके बाद मैं तुम्हारा थेवेनिन थ्योरम कवर कर दूंगी। नाउ टेल मी हाउ मेनी meshes आर देयर इन दिस केस? टू मैश। टू मैश मीन्स टू वेरिएबल, दो कमरे हैं इसमें, तो दो ही बंदे रहेंगे। एक कौन रहेगा, I1 रहेगा, और एक कौन रहेगा, I2 रहेगा। ठीक है, और तीसरे की तो जगह है नहीं। अब मर्जी है तुम्हारी, मैंने ये डायरेक्शन ली I1 I2 की, तुम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डायरेक्शन ले सकते हो। ओके, अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास इतने कितने मैश हैं, दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, तो हमें दो इक्वेशन बनानी है। बट अब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, करंट सोर्स। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, करंट सोर्स। तो जब भी हमारे पास करंट सोर्स आता है तो हमेशा हमें फर्स्ट इक्वेशन किससे बनानी होती है, फ्रॉम द करंट सोर्स। ठीक है, अब तुम ऐसे सोचो कि ये तुम हो, ओके, दिस इज यू, मिडल वन इज योर मोम, ओके, एंड राइट वन इज योर सिस्टर। I1 तुम हो, बीच में जो 6 एम्पियर ये तुम्हारी मॉम है, और I2 तुम्हारी सिस्टर है। ओके, जस्ट इमेजिन करना है। तो अब ये बताओ, तुम और तुम्हारी मॉम सेम डायरेक्शन में जा रही है या अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है? बताओ देख के। क्योंकि तुम कहाँ जा रहे हो, ऊपर से नीचे, और तुम्हारी मॉम कहाँ जा रही है, नीचे से ऊपर। सो यू बोथ आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो तुम्हारी मॉम के माइंड में तुम्हारी इमेज क्या होगी, कि तुम उल्टा चल रहे हो। तुम्हारी मम्मी कह रही है पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, और तुम देख रहे हो टीवी या फोन में लगे हुए हो, टैब में लगे हुए हो। तो तुम्हारी मम्मी के माइंड में तुम्हारी इमेज क्या होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो तुम क्या हो जाओगे, -I1। ठीक है, अब तुम बताओ तुम्हारे सिस्टर और मोम दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है या अपोजिट डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में। अब तुम्हारी मम्मी उसे कह रही है पढ़ ले, और वो पढ़ने बैठ गई। तो तुम्हारी मम्मी के माइंड में सिस्टर की इमेज क्या होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। सो +I2 इज इक्वल टू 6। ये देखो कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सेम कैसे है, क्योंकि वो नीचे, तुम्हारी सिस्टर भी नीचे, हम बीच वाली दीवार के रिस्पेक्ट में ही देखेंगे, और किसी के रिस्पेक्ट में नहीं देखेंगे। तो बीच वाली दीवार के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो तुम्हारी सिस्टर भी नीचे से ऊपर जा रही है, और तुम्हारी मॉम भी नीचे से ऊपर जा रही है। तो सो दिस इज द इक्वेशन विल गेट फ्रॉम द करंट सोर्स। अंडरस्टूड? हमेशा ऐसे लेना, करंट सोर्स में लेफ्ट वन तुम, बीच में जो तुम्हारी मॉम, और राइट वन तुम्हारी सिस्टर। सो यू विल गेट द सिंपल इक्वेशन। क्लियर? अब यहाँ पे हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल हैं। दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए, राइट? दो इक्वेशन कैसे आएगी, सेकंड इक्वेशन आएगी हमारे पास केवीएल से। अब यहाँ पे हम साइन मार्क कर ले। अब I1 कैसे जा रहा है बोलो, ए से बी, तो पॉजिटिव नेगेटिव, बैटरी का बड़े वाला पॉजिटिव, छोटे वाला नेगेटिव। करंट सोर्स के साथ कोई भी हमें साइन मार्क करने की ज़रूरत नहीं होती, हमेशा हम साइन कहाँ पे मार्क करते हैं, अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड अक्रॉस बैटरी। I2 कैसे जा रहा है, बोलो यहाँ पे क्या साइन आएगा, प्लस माइनस, दिस वन इज ऑल्सो प्लस माइनस। ठीक है, अब एक चीज है, एक केवीएल है और एक करंट सोर्स है। ठीक है, इन दोनों की क्या है, आपस में दुश्मनी। ठीक है, केवीएल और करंट सोर्स आपस में बहुत ही बड़े दुश्मन है। अब तुम देख रहे हो कि तुम्हारे रास्ते में कोई दुश्मन आ रहा है, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। कि तुम जैसे कॉलेज गए, ठीक है, तुमने अपने बिल्कुल सामने देखा कि यार ये मेरा दुश्मन खड़ा है, बहुत ज्यादा, बहुत बड़े वाला दुश्मन खड़ा है। तो या तो तुम उसे मार दोगे, है ना, या फिर उस वाले रास्ते से जाना अवॉइड करोगे जहां पे तुम्हारा दुश्मन दुश्मन है। यही, या और कोई तीसरा काम कर सकते हो, भाग सकते हो।
भागना मतलब वही कि अवॉइड कर रहे हो, उससे अवॉइड कर रहे हो तो उसके वाले रास्ते से ना जाके दूसरे वाले रास्ते से जाओगे, है ना। या तो उसे मार सकते हो, मारने वाला भी होता है कि करंट सोर्स को तुम किस में कन्वर्ट कर दो, मार के वोल्टेज सोर्स में। तुम्हें सोर्स कन्वर्जन आती होगी कि हम करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट उसकी एक कंडीशन होती है कि करंट सोर्स के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस होना चाहिए। यहाँ वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो तुम ऐसे समझ लो कि यहाँ पे तुम करंट सोर्स को, अपने दुश्मन को मार नहीं सकते क्योंकि उसका बॉडीगार्ड उसके साथ बैठा हुआ है। तो तुम क्या करोगे, दूसरा केस, और मार नहीं सकते तो अवॉइड ही करोगे उसे, उसके वाले रास्ते से नहीं जाओगे। अब तुम कहाँ पे खड़े हो, ए पे। घूम फिर के तुम्हें कहाँ पे आना है, वापस ए पे। मैंने बताया था ना, जिस रास्ते से शुरू करोगे उसी रास्ते पे क्या होना है, वापस आना है। ए से बी पे गए, ठीक है। बी से सी पे जाओगे तो तुम्हारा दुश्मन आ रहा है तुम्हारे रास्ते में, क्या करोगे, छोटे वाला रास्ता लेने के बजाय तुम बड़े वाला रास्ता लोगे, पर दुश्मन वाले रास्ते से नहीं जाओगे। बी से फिर कहाँ पे जाओगे, बोलो। ई पे जाओगे। ई से कहाँ पे जाओगे, एफ पे जाओगे। एफ से कहाँ पे जाओगे, सी पे। सी से डी, और डी से बैक टू ए। ठीक है। तो जहां भी तुम्हारे रास्ते में करंट सोर्स आएगा, करंट सोर्स वाले रास्ते से नहीं जाना है, तुम्हें चाहे बड़े वाला रास्ता लेना पड़े। तो अब तुम कहाँ पे अप्लाई करोगे, केवीएल अप्लाई, केवीएल इन ए बी ई एफ सी डी ए। इस कंसेप्ट, इस बड़े वाले मैश को हम क्या कहते हैं, सुपर मैश। इस कंसेप्ट को हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, सुपर मैश। क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे करंट सोर्स था और करंट सोर्स वाले रास्ते में हम केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते। बिकॉज केवीएल की स्टेटमेंट क्या कहती है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ प्लस अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू जीरो। उसने कहीं करंट सोर्स की तो बात कर ही नहीं थी। तो अब क्या कोई मुझे इक्वेशन बता सकता है, ए से स्टार्ट हो जाओ, ए से बी पे गए, सेकेंड साइन बोलो। -4i1। नेक्स्ट उसके, बी से ई पे गए, सेकेंड साइन 8, और इस कमरे में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I2। फिर उसके बाद सेकेंड साइन -10, बैटरी है, करंट को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एफ से सी कुछ भी नहीं है, सी से डी कुछ भी नहीं है, डी से वापस ए पे आ जाओ, सेकेंड साइन +20 इज इक्वल टू 0। ओके। तो यहाँ पे हमारे पास I1 आ गया, I2 आ गया। दोनों इक्वेशन को तुम कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। कैलकुलेट आता होगा तुम्हें, इक्वेशंस को कैसे हम कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर ही है अलाउड होता है, और उसमें तुम डायरेक्ट इक्वेशन डालोगे, 2 वेरिएबल की हो, 3 वेरिएबल की हो, डायरेक्ट तुम्हें आंसर हो जाएगा। इसे मैनुअली सॉल्व करके अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो मैंने अभी तक केवीएल का कंसेप्ट करवाया है, उसमें तुम्हारा वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दोनों ही चीज़ कवर कर दी। किसी को कोई डाउट हो तो यहाँ तक बताओ। एनी डाउट्स? ओके, गुड। नाउ आई स्टार्ट विद द थेवेनिन थ्योरम। मैं थोड़ा सा फास्ट हूँ, तुम्हें पता है कि तुम्हारा कल पेपर है, तो जिसको थोड़ा सा बेसिक का पता है तो उसके उसको ज़्यादा जल्दी समझ में आ रहा होगा, जो बिल्कुल ही ब्लैंक बैठा हुआ है उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में। ओके। नेक्स्ट इज थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम में भी हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। चा, चाहे कितने मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन हो, ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो तुम्हारा बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ओके। कॉपी पेन लेके तुम साइड बाय साइड लिख भी सकते हो। स्टेप नंबर 1, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, आर एल। अब तुम सोचोगे लोड रेजिस्टेंस क्या है। सपोज हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है, सिंपल सर्किट ले रही हूँ मैं एक्सप्लेन करने के लिए। 4 6 8 9 10। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है फाइंड करंट इन 10 ओम बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। ओके। तुम्हारा वैसे ये इंडिपेंडेंट सोर्स का है, ज़्यादातर मैंने देखा है कि डिपेंडेंट सोर्स के क्वेश्चन आते हैं थेवेनिन पे, बट जब तक तुम्हें इंडिपेंडेंट नहीं आएगा तब तक तुम्हें डिपेंडेंट भी नहीं आएगा। ओके। तो उसके लिए पहले तुम्हें इंडिपेंडेंट सोर्सेज जानने ज़रूरी हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि तुम्हें 10 ओम के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना, 10 ओम के अक्रॉस करंट निकालना है बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। तो जिस भी ब्रांच में करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे, उसी ब्रांच को, उसी रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, लोड रेजिस्टेंस।
ठीक है। अगर इन्होंने बोला होता कि 4 ओम के अक्रॉस फाइंड आउट करना है तो 4 ओम क्या हो जाता है तुम्हारा लोड रेजिस्टेंस। इन्होंने बोला होता 6 ओम के अक्रॉस फाइंड आउट करना है तो 6 ओम लोड रेजिस्टेंस हो जाता। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है 10 ओम के अक्रॉस फाइंड आउट करना है तो आरएल की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई हमारे पास 10 ओम। क्लियर दिस थिंग। नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2, ओपन सर्किट आरएल। ओपन सर्किट का मतलब क्या है, दो चीजें होती है, एक होते हैं ओपन सर्किट और एक होता है क्लोज सर्किट, शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट जैसे मैं तुम्हें कह रही हूँ कि जाओ अपने रूम का बल्ब ओपन सर्किट करके आ जाओ, तो तुम क्या करोगे, उस रूम का बल्ब तुम निकालोगे, वो तुमने क्या कर दिया, ओपन सर्किट। तो यहाँ पे हमें किसको ओपन सर्किट करना है, आरएल को, 10 ओम को हमें बाहर निकालना है। ये इसका घर है, हम 10 ओम को घर से बाहर निकाल रहे हैं। बाकी तुम्हारा सर्किट एज इट इज रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ओके, तो इसके बाद मैंने बना लिया डायग्राम। तो हमने क्या करा, 10 ओम को बाहर निकाल दिया। सपोज तुम मान लो तुम 10 ओम हो, ठीक है, तुम 10 ओम हो और तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने बाहर निकाल दिया कि कुछ काम वाम करता नहीं है, सारा दिन टीवी देखता है, फोन देखता है, चलो इसे घर से बाहर निकालो तभी इसे अक्ल आएगी। तो तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, ठीक है, निकाल दिया। बाकी तुम्हारा घर एज इट इज है, बाकी फैमिली के मेंबर्स एज इट इज हैं। दिस वन इज 4 6 9 8। ओके, सेकेंड स्टेप हो गया कि तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने बाहर निकाल दिया, ओपन सर्किट कर दिया हमने आरएल। उसके बाद स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट थेवेनिन वोल्टेज। थेवेनिन ने अपने नाम से दिया था तो इसलिए थेवेनिन वोल्टेज है। जहाँ पे तुम्हारे घर वालों ने मार्क बाहर निकाला है उसको हमेशा मार्क कर लो ए एंड बी टर्मिनल। ओके, सी डी। अब बेसिकली तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है, वी ए बी की वैल्यू निकालनी है, दैट इज इक्विवेलेंट टू थेवेनिन वोल्टेज। अब तुम ऐसे याद कर सकते हो कि तुम्हें सबसे पहले तुम्हारे घर वालों ने बाहर निकाला, अब घर वालों को बाहर निकाल के तो भाई दुखी होएगा ना कि हमने अपने बच्चे को बाहर निकाल दिया। तो अब वो तुम्हारी वोल्टेज मींस पोटेंशियल कैलकुलेट करे कि तुम में क्या क्या पोटेंशियल था, क्या क्या पोटेंशियल था मतलब क्या क्या तुम्हारे अंदर अच्छाई थी। तुम्हें तुम्हारे घर वाले बाहर निकालेंगे तो तुम सोचेंगे ना कि यार कुछ तो अच्छाई होगी ना हमारे बेटे में या बेटी में कि हमने उसे घर से बाहर निकाल दिया। तो अब वो क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, वो तुम्हारा अंदर का पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट वी ए बी। क्लियर, दिस थिंग क्लियर। नाउ यू कैन सी दैट देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। तुम ए पे खड़े हो और तुम्हें घूम फिर के कहाँ पे जाना है, बी पे जाना है। ओके, अब तुम क्या करोगे, ए से सी पे जाओगे, सी से डी पे जाओगे, डी से बी पे जाओगे, है ना। या फिर बड़े वाला रास्ता भी ले सकते हो, ए से सी पे गए, सी से ई पे गए, ई से एफ पे गए, एफ से डी पे गए, डी से बी पे गए। अगर तुम्हारे रास्ते में भी यहाँ पे करंट सोर्स आता तो क्या तुम करंट सोर्स वाले रास्ते से जाते, हम्म। करंट सोर्स वाले रास्ते को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, तो चाहे तुम्हें लंबा ही रास्ता लेना पड़े। तो अभी तो मैं यहाँ पे छोटा रास्ता ले रही हूँ सी से डी वाला क्योंकि मेरे पास करंट सोर्स नहीं है, बट अगर यहाँ पे करंट सोर्स आता तो छोटे वाला रास्ता ना लेके तुम दूसरे वाला रास्ता लेते, पर अपने दुश्मन वाले रास्ते से नहीं जाना। तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ, वी ए बी को, ए से पहले कहाँ पे गए, सी पे, तो वी ए सी। सी से कहाँ पे जाना है, डी पे, तो वी सी डी। डी से कहाँ पे जाना है, बी पे, तो वी डी बी। ये लिख सकते हैं क्योंकि ए और बी के बीच में तो कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है नहीं। तो VAC का क्या, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ VAC, VAC इज इक्वल टू IAC। ओम्स लॉ यही कहता है, क्या फॉर्मूला होता है बताओ मुझे, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय R। तो अब हमें VAC की वैल्यू लिखनी है, तो VAC क्या हो जाएगा, IAC मल्टीप्लाइड बाय RAC। VCD is ICD multiplied by RCD. VDB is IDB multiplied by RDB. Correct? अब RAC we know that is 9 ohm. Okay, but we don't know the value of IAC. RCD again we know that is 6 ohm, but we don't know the value of ICD. Right? So I'm writing down as it is. RDB कुछ भी नहीं है, IDB भी नहीं है, तो इसको हम 0 लिख दें क्योंकि यहाँ पे कोई भी RDB नहीं है। ठीक है, अब देखो ये तुम मान लो कि 8 वोल्ट तुम्हारी बैटरी मतलब तुम्हारा घर है, तुम घर से चले ई पे गए, ई से सी पे गए, तो सी से क्या ए पे जा पाओगे,
ए से आगे देखोगे बी पे जाना है तुम्हें, कहाँ जाना है, वापस घूम के, वही मैं बोलती हूँ हमेशा घर पे आना है। तो क्या तुम इस वाले रास्ते से जा पाओगे, बताओ? सी से ए से बी जा पाओगे? तुम्हारे सामने क्या आ रही है, बहुत ही बड़ी खाई आ रही है। तो क्या इसे कूद के जा सकते हो? बोलो। नहीं जा सकते, तुम नहीं जा सकते, तो क्या करंट करंट बेचारा जा सकता है? तुम जा सकते हो तो करंट भी जा सकता है, तुम नहीं जा सकते तो करंट भी नहीं जा सकता, है ना? तो करंट भी नहीं जा सकता। तो क्या फिर तुम इधर से इधर जाके वापस वापस ही तो आओगे ना, पीछे आओगे। कौन से वाले रास्ते से जाओगे, सी से डी। तो क्या करंट, कुछ करंट फ्लो कर रहा है सी से ए वाले रास्ते पे? नहीं कर रहा, क्योंकि ये क्या है, ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट पे तुम्हारा सर्किट कंप्लीट नहीं होता। तो सी से ए वाले रास्ते पे तुम फ्लो नहीं कर सकते, मतलब करंट भी फ्लो नहीं कर सकता। तो आईएससी की वैल्यू इस केस में कितनी हो गई, बोलो? आईएससी की वैल्यू इस केस में कितनी हो गई? जीरो। तो 0 × 9 क्या हो गया, जीरो, क्योंकि वो ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में तुम्हारा कभी भी करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे आईसीडी की वैल्यू पता लग जाए तो क्या मुझे वीएबी की वैल्यू भी पता लग जाएगी, जो हमारा मेन टारगेट था, जो हमें वीटीएच की वैल्यू निकालनी थी। अब हमारा टारगेट है आईसीडी। जब भी करंट की वैल्यू निकालने के लिए पूछा गया हो तो हमें, हमारे पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो केवीएल या केसीएल। अभी मैंने तुम्हें केवीएल बताया तो हम केवीएल अप्लाई कर ले। तो यहाँ पे तुम्हारा करंट देखो ऐसे जा रहा है, तुम कैसे जा रहे हो, सी से डी। करंट को भी तुम्हें कैसे भेजना है, सी से डी भेजना है। उल्टा मत भेज देना करंट को, उल्टा भेजोगे तो साइन चेंज करना पड़ेगा। अगर तुम सी से डी जा रहे हो तो तुम्हें भी करंट को कैसे भेजना है, सी से डी। नेक्स्ट स्टेप क्या था केवीएल का, बोलो क्या करूं अब? सबसे पहला स्टेप था करंट मार्क करना, करंट मार्क कर दी। सेकंड, नेक्स्ट स्टेप क्या था, बोलो? साइन मार्क करना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, राइट? अब मुझे ये बताओ, इक्वेशन बताओ। ई से शुरुआत करते हैं, ई से सी पे गए, सेकंड साइन कौन सा आएगा, -4। करंट कितना फ्लो हो रहा है, आईसीडी। फिर सी से डी पे गए, सेकंड साइन कौन सा आएगा, -6। करंट कितना फ्लो हो रहा है, आईसीडी। अब ये भी कोने वाली दीवार है, क्योंकि उधर दीवार है ही नहीं, पूरा वो कमरा ही नहीं है, यही एक घर है, इस घर में एक ही कमरा है। तो ये भी कोने वाली दीवार है, और कॉर्नर वाली वॉल में मैंने बताया था सिंगल करंट फ्लो होती है। एफ, डी से एफ कुछ भी नहीं है, एफ से ई जाओगे तो कितने हो गई, +8 = 0। तो यहाँ से आईसीडी की वैल्यू बताओ मुझे कितनी आ रही है, -10। और वो अब 8 उधर चला जाएगा तो यहाँ पे कितनी आएगी, 8/10, दैट इज 0.8 एम्पियर। क्लियर? एनी डाउट अप टू हियर? अब ये वी ए बी में हम पुट कर दें 0.8, तो 0.8 × 6 कितनी वोल्टेज आ गई हमारे पास, 0.8 × 6 इज 4.8। तो अब हमारे पास वी टी एच की वैल्यू आ गई, जो कि हमारा स्टेप नंबर क्या था, आई थिंक 3, राइट? सो स्टेप नंबर 3 वाज टू कैलकुलेट वी ए बी, और दैट इज इक्विवेलेंट टू वी टी एच, दैट इज 4.8 वोल्ट, करेक्ट? Next step, step number 4. Step number 4, we need to calculate Thevenin resistance. हमें क्या calculate करना है, Thevenin resistance. Thevenin resistance is denoted by RTH. Okay? अब इसमें हमारे पास एक वो होता है, कुछ रूल्स होते हैं Thevenin resistance को कैलकुलेट करने के लिए। जो भी हमारे पास वोल्टेज सोर्स होता है, वोल्टेज सोर्स का मतलब जैसे ये बैटरी है, इसको हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट मतलब उसको निकाला तुमने, और फिर क्या कर दिया, एक प्लेन वायर से कनेक्ट कर दिया। और कोई भी अगर हमारे पास करंट सोर्स होता है, करंट सोर्स मतलब ये एरो वाला, उसको हम क्या कर देते हैं, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब तुमने उस करंट सोर्स को कंप्लीटली रिमूव कर दिया। ये चीज़ तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। अब इसको देखो, याद करने का मैं तुम्हें तरीका भी बताती हूँ। वोल्टेज सोर्स तुम्हारा क्या है, रिलेटिव। रिलेटिव मतलब रिश्तेदार है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारे घर में कोई रिश्तेदार आया और तुम्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, होता है ना, ज्यादातर रिश्तेदार पसंद नहीं होते। तो तुमने उसे देख के क्या कर दिया, दरवाजा बंद। ठीक है, वोल्टेज सोर्स कौन है, तुम्हारा रिश्तेदार, जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
उसको तुमने देखा, बाहर से ही देख लिया कि भाई वो आ रहा है, कि तुमने फटाफट क्या कर लिया, उसको देख के दरवाजे बंद कर दिए। ठीक है। और करंट सोर्स मतलब तुम्हारी फ्रेंड आई, तुमने देखा कि भाई मेरी फ्रेंड आ रही है, उसको देख के तुमने क्या कर दिए, दरवाजे खोल दिए। ठीक है, याद रहेगा अब ये चीज, भूलोगे तो नहीं। वोल्टेज सोर्स क्या है, रिश्तेदार, रिश्तेदार को देख के क्या करते हैं, दरवाजे बंद। और करंट सोर्स क्या है, तुम्हारी फ्रेंड, और फ्रेंड्स को देख के क्या करते हो, दरवाजे, डोर ओपन। तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स को ओपन सर्किट। क्लियर। तो अब हम मेन डायग्राम पे आ जाते हैं फिर से। इसमें हमारे पास एक ही वोल्टेज सोर्स है, उसको हम क्या कर देंगे, बोलो। शॉर्ट सर्किट। डायग्राम रीडर होगा। यहाँ पे क्या था, वोल्टेज सोर्स, उसको देख के तुमने दरवाजे बंद कर दिए। बाकी सारा डायग्राम तुम्हारा एज इट इज है, 4 6 9। कोई भी सोर्स नहीं रहेगा आरटीएच कैलकुलेट करते हुए। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, आर ए बी। अब देखो, तुम ए पे खड़े हो, ए से कहाँ पे जाना है, बी पे। ये 4 ओम 6 ओम और 9 ओम ये सारे तुम्हारे क्या हैं, फ्रेंड्स हैं। ठीक है। जो फ्रेंड तुम्हारा एक ही रास्ते पे आ रहा है, जैसे तुमने सोचा कि यार ये घर है और ये कॉलेज है, तुम्हें घर से कॉलेज जाना है, कि रास्ते में हम अपने फ्रेंड से मिलते हुए चल देते हैं। जो दो फ्रेंड तुम्हारे एक ही रास्ते में आ रहे हैं, कॉलेज से घर के रास्ते में आ रहे हैं, एक ही रास्ते में आ रहे हैं, इट मीन्स दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। और जो दो फ्रेंड्स तुम्हारे अलग अलग रास्ते पे पड़ रहे हैं, तुम्हें सोचना पड़ रहा है कि यार इसके घर जाऊं या इसके घर जाऊं, तो इट मीन्स दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है। और घर हमेशा शुरुआत कहाँ से करनी है, ए से। ए से कहाँ पे आना है, बी पे। जो फ्रेंड तुम्हारा सबसे दूर रहता है, उससे तुम देखोगे कि वो सीरीज में है या पैरेलल में। अब देखो, तुम घर से चले, 4 और 6 ओम एक ही रास्ते पे आ रहे हैं या अलग अलग रास्ते पे आ रहे हैं, अलग अलग रास्ते पे आ रहे हैं, तो इट मीन्स ये दोनों कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में। तो 4 पैरेलल 6। ठीक है, इसको कंबाइन कर दे। शुरुआत कहाँ से करनी है, जो दो सबसे दूर रहता है, 4 से देखना है कि 4 के साथ सीरीज है, तो 4 के साथ 6 है, तो वो सीरीज में है या पैरेलल में। तो हमने देखा कि वो पैरेलल में है, क्योंकि दोनों अलग अलग रास्ते पे आ रहे हैं। उसके बाद 9 ओम एज इट इज, ए एज इट इज, बी एज इट इज। अब 4 पैरेलल 6 और ये 9, ये दोनों तुम्हारे एक ही रास्ते पे आ रहे हैं, घर से कॉलेज के रास्ते पे, या अलग अलग रास्ते पे पड़ रहे हैं, सेम रास्ते पे हैं। तो सेम रास्ते पे हैं तो किस कैसे कनेक्ट होंगे, सीरीज में या पैरेलल में, सीरीज में ऑब्वियसली। तो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहाँ पे आर ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 पैरेलल 6 + 9। तो ये कितना हो गया हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 6 डिवाइडेड +9, सॉल्व कर लिया, 11.4 ओम। ओके, दिस इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी टर्मिनल। क्लियर। अब ये देखो, जैसे मैंने तुम्हें एक तरीका बताया था शुरुआत में कि 10 ओम कौन है, तुम हो, तुम्हें क्या करा, तुम्हारे घर वालों ने बाहर निकाल दिया। ठीक है। बाहर निकाल के उन्हें दुख हुआ कि यार कुछ तो लड़के में अच्छाई हो गई, तो उन्होंने तुम्हारा पोटेंशियल कैलकुलेट करा ए और बी पॉइंट के क्रॉस, वो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 4 में तुम्हें कुछ कमियां भी तो होंगी, फिर तुम्हारे पापा आए, जैसे मम्मियाँ होती है ना, मम्मियाँ अच्छाइयाँ गिनती है और पापा बुराइयाँ गिनते हैं। तुम्हारी मम्मी, पहले पापा ने, मम्मी ने अच्छाई गिनी और पापा आए, पापा कहते कि नहीं भाई, लड़के में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। तो उन्होंने तुम्हारी क्या गिनी, कमियां। कमियां मीन्स रेजिस्टेंस। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारी अच्छाई गिनी, मीन्स तुम्हारा पोटेंशियल कैलकुलेट करा कि मेरा लड़का इतना अच्छा है। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे अंदर कमियां गिनी और उन्होंने देखा कि मेरे लड़के में ये कमी है। ठीक है। कमियां मीन्स तुमने क्या कैलकुलेट, उन्होंने क्या कैलकुलेट करा, थेवेनिन रेजिस्टेंस। क्लियर। अब लास्ट में फाइनली ये कंक्लूड हुआ, जो घर था एज इट इज हमने बना लिया, वापस तुमको अपने घर पे बुलाया गया, ये ए टर्मिनल और बी टर्मिनल के अक्रॉस वापस तुम्हें कनेक्ट कर दिया।
ठीक है, यहाँ पे तुम्हें वापस कनेक्ट कर दिया। तो उन्होंने क्या करा, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे अंदर पोटेंशियल कैलकुलेट करा, दैट इज डिनोटेड बाय वीटीएच। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे अंदर रेजिस्टेंस कमियां कैलकुलेट करी, दैट इज डिनोटेड बाय आरटीएच। और जिस टर्मिनल से तुम्हें निकाला था उसी टर्मिनल पे उन्होंने वापस बुला लिया, मतलब जहां से निकाला था सोफे पे, तो तुम्हें कहा कि बैठो वहीं पे बैठो, उसी जगह पे तुम्हें वापस बिठा दिया। ठीक है, और अब तुम्हारे अंदर क्या निकाला, फाइनल कंक्लूजन, दैट इज करंट, जो क्वेश्चन में पूछा गया था। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आई इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, ये तुम्हारा स्टेप नंबर 5 है। वीटीएच निकाला था, वीटीएच लगा दिया, आरटीएच निकाला था, आरटीएच निकाल दिया, दोनों को सीरीज में कनेक्ट करके ए एंड बी टर्मिनल के क्रॉस लोड रेजिस्टेंस वापस कनेक्ट कर दिया। तो आई का फॉर्मूला होता है वी बाई आर। इस सर्किट में वी कितना है, वीटीएच, और आर कितना है, आरटीएच प्लस आरएल, राइट। तो हमारे हमारे पास क्या वी वीटीएच की वैल्यू है, कितनी वैल्यू आई थी वीटीएच की, 4.8 पुट कर दे, और आरटीएच की वैल्यू कितनी आई थी, 11.4, और आरएल की वैल्यू, तुम्हारी वैल्यू कितनी थी, 10 ओम। तो यहाँ से सॉल्व करके करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व करके बताओ। हम्म, वटेवर जो भी वैल्यू आएगी तो वो तुम्हारे पास फाइनल करंट आ जाएगा, जो कि तुमसे क्वेश्चन में पूछा गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द थेवेनिन थ्योरम। सबसे पहले तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, उसके बाद तुम्हारे अंदर का पोटेंशियल कैलकुलेट करा, करंट निकालने के लिए केवीएल लगाया, उसके बाद तुम्हारे अंदर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करा, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया, करंट सोर्स को ओपन कर दिया, डायग्राम रीड्रॉ करा, फिर देखा कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है, टोटल आर आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, मतलब आर ए भी निकाल लिया, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाल लिया, वापस उसको आरएल को कनेक्ट कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, आई की वैल्यू आ गई। ठीक है, बोलो कोई डाउट हो थेवेनिन थ्योरम में, ये चाहे कितने भी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन हो, तुम्हारा स्टेप्स यही रहेंगे। हाँ, बट डिपेंडेंट सोर्स में केसेस थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, आरटीएच को कैलकुलेट करने के लिए, वीटीएच के लिए वो भी सेम रहेगा। बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो। क्लियर है। स्टेप नंबर 5 में हमने क्या करा, स्टेप नंबर 5 में हमें कैलकुलेट करनी है करंट। ठीक है, कौन सी करंट कैलकुलेट करनी है, जो तुमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, फाइंड करंट इन 10 ओम बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम, इसी करंट को कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमने क्या करा है, जो हमने वीटीएच निकाला था वो वीटीएच लिखा, जो हमने आरटीएच निकाला था वो आरटीएच वीटीएच के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, और ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस हमने लोड रेजिस्टेंस को निकाला, मतलब लगा दिया, वापस लगा दिया, यहीं से निकाला था ना ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस, वापस उसको हमने लगा दिया। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी करंट फ्लो रही है, आई, और आई का क्या फॉर्मूला होता है, आई इज इक्वल टू वी टी एच डिवाइडेड बाई आर टी एच प्लस आर एल। हमारे पास वी टी एच की भी वैल्यू है, आर टी एच की भी वैल्यू है, और आर एल की भी वैल्यू है, तो यहाँ से हम करंट निकाल लेंगे। ओके, बोलो किसी को कोई डाउट हो तो। हम्म, कोई भी डाउट हो बिना हेजिटेशन के तुम लोग पूछ सकते हो। आरटीएच के लिए हमने क्या करा था, आरटीएच के लिए स्टेप्स होते हैं, वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स को क्या करते हैं ओपन सर्किट। तो हमारे मेन डायग्राम में एक ही वोल्टेज सोर्स था, उसको हमने क्या कर दिया शॉर्ट सर्किट, बाकी डायग्राम हमारा एज इट इज रहा। डायग्राम रीड्रॉ होके हमारे पास ऐसे आ गया। अब यहाँ पे हमें बेसिकली आर इक्विवेलेंट निकालना है, तुमने आर इक्विवेलेंट के नाम से पढ़ा हुआ है। तो हम देखेंगे कि 4 और 6 कैसे कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है। तुम यहाँ से चल के देख सकते हो कि अगर 4 और 6 एक ही रास्ते पे आ रहे हैं तो सीरीज में कनेक्ट है, और 4 और 6 डिफरेंट रास्ते पे आ रहे हैं तो इट मीन्स वो पैरेलल में कनेक्ट है। 4 और 6 पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, एक रेजिस्टेंस बन गया इनको कंबाइन करके, फिर 9 ओम एज इट इज। अब ये दोनों रेजिस्टेंस एक ही रास्ते पे है तो सीरीज में है, तो सीरीज में सॉल्व करके हमारे पास आर इक्विवेलेंट आ गया। क्लियर, बोलो और किसी को कोई डाउट हो तो।
जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है उस तरीके से तुम कभी नहीं भूलोगे, ये अब मेरी गारंटी है। ना ही तो तुम केवीएल भूलोगे, ना ही तुम थेवेनिन भूलोगे। बट कंडीशन है इसकी, तुम्हें इसे मतलब इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। विदाउट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन, ये एक मैथ्स है पूरा, इलेक्ट्रिकल तुम्हारा पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, तुम्हें तो वो अब समझ में आ ही गया होगा। और तुम्हारा सबसे हार्ड सब्जेक्ट इस सेमेस्टर का यही है, या तो मैथ्स है, मैथ्स भी लगता है बच्चों को हार्ड। पूरा इसमें पूरा तुम्हें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक न्यूमेरिकल है। रटने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं आएगा समझ, और समझ के करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे आंसर्स बिल्कुल आसानी से निकलते चले जाएंगे। राइट? बोलो कोई डाउट हो तो। एसी तो नहीं, देखो नहीं कवर होगा, क्योंकि टाइम की कमी है, शॉर्टेज है। शायद एक दो दिन और होता तो मैं कल एक और सेशन ले लेती, फिर मैं कवर करवा सकती थी एसी। अच्छा, एसी का कोई पर्टिकुलर डाउट है या वैसे ही अपने अकॉर्डिंग रैंडमली जस्ट बता दूं? चलो ठीक है, मैं करवा देती हूँ। एसी के लिए मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगी। अगर तुम्हें देखना हो तो जैसे मेरा यूट्यूब पे भी चैनल है। ये है मेरा चैनल नवकार सक्सेस कोचिंग सेंटर के नाम से मेरा कोचिंग सेंटर है। अगर तुम्हें किसी भी सब्जेक्ट की कोचिंग चाहिए, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल की, मैथ्स की, कंप्यूटर साइंस की, बीटेक में किसी भी सब्जेक्ट की कोचिंग चाहिए, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो तुम। मैं तुम्हें हर एक सब्जेक्ट की कोचिंग प्रोवाइड करवाऊंगी। और अगर वैसे देखना है तो मेरे कोचिंग सेंटर पे मेरे इस चैनल पे तुम्हारे डीटीयू के ही प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व भी हैं। देखा था, किसी ने देखा था? कोई है ऐसा? इसमें प्रीवियस, ये तुम प्लेलिस्ट पे भी जाओगे तो प्लेलिस्ट पे एक पूरा मैंने डीटीयू का ही बना रखा है, उसमें तुम्हारे मिड सेम भी हैं और तुम्हारे एंड सेम एग्जाम भी है। ठीक है? ये जैसे ये तुम देखोगे तो ये एंड सेम सॉल्यूशन, ये किसके हैं? डीटीयू के ही हैं, और किस यूनिवर्सिटी के नहीं है। एंड सेम सॉल्यूशन प्लेलिस्ट पे जाओगे तो ये सारे डीटीयू के हैं। ये मिड सेम सॉल्यूशन फर्स्ट सेशनल डीटीयू, यहाँ पे मैंने मेंशन भी करा हुआ है, ये सारे तुम्हारे डीटीयू के हैं। बाकी हर एक यूनिट के मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना रखी है। जैसे ये एसी सर्किट की प्लेलिस्ट है, मैंने टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बना रखी है, यूनिट वाइज नहीं बना रखी। अगर तुम्हें केवीएल पढ़ना है तो केवीएल यहाँ से पढ़ सकते हो, किरचॉफ वोल्टेज लो। अगर तुम्हें केसीएल पढ़ना है तो ये यहाँ से पढ़ सकते हो। और जो मैंने एक्स्ट्रा चीज कर रखी है, जो कहीं भी तुम्हें नहीं मिलेगी, जो मैंने, अगर तुम्हें रिवीजन करनी है तो मैंने सारी चीजें शॉर्ट्स की फॉर्म में अपलोड करी हुई है, एक एक मिनट की वीडियोस अपलोड करी हुई है स्टार्टिंग से लेकर। जैसे तुम्हें मैंने यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर को कैसे यूज करते हैं, सोर्स कन्वर्जन क्या होता है, कैसे करते हैं, वीडीआर वोल्टेज डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल कैसे अप्लाई करते हैं, ये मैंने शॉर्ट्स की फॉर्म में बताया हुआ है कि एक एक मिनट का है, इसमें डायरेक्ट तुम फॉर्मलेस कर सकते हो। पहले 2 मैश का बताया, फिर 3 मैश का बताया, फिर 4 मैश का बताया है। उसके बाद मैंने ये डिपेंडेंट सोर्सेज के क्वेश्चंस भी करवाए हैं इसी में। उसके बाद ये तुम्हारे पास कवर हो रहे हैं केसीएल थ्योरम्स, सब एक एक मिनट के शॉर्ट्स में भी कवर हो रहे हैं। बट उसके लिए पहले तुम्हें थ्योरम्स आनी चाहिए, तभी तुम इन शॉर्ट्स को, एक रिवीजन के लिए है शॉर्ट्स की, आता है तुम्हें तो रिवीजन हो जाएगी तुम्हारे पास। और समझने के लिए तुम प्लेलिस्ट पे जाना, उसपे मैंने डिटेल में बता रखे हैं। स्टार डेल्टा के क्वेश्चंस हैं, डीसी डीसी मशीन तो तुम्हारा भी है नहीं, आगे आएगा। डिपेंडेंट सोर्स के हैं, तो तुम इसमें से वीडियोस देख सकते हो। ठीक है? चाहे लिख लो कोच, इसका नाम नवकार सक्सेस कोचिंग सेंटर। तुम गूगल पे भी, क्या? क्या बोल रहे हो हिमनेश? लिंक, लिंक मैं भेज देती हूँ। ठीक है? एक मेरे गूगल पे भी गूगल पे पेज है नवकार सक्सेस कोचिंग सेंटर के नाम से। इस पे प्लीज तुम रिव्यूज कर देना। यहाँ पे जैसे खोलोगे तुम नवकार सक्सेस कोचिंग सेंटर, तो ये पेज खुल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे रिव्यूज का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास रिव्यूज का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे प्लीज रिव्यूज कर देना कि मैंने आज कैसा पढ़ा है और तुम्हें कैसे लगा। बाकी मैं तुम्हें लिंक भी इसमें डायरेक्ट सेंड कर दूंगी। अच्छा, अब ये बताओ तुम्हें उसका क्या पढ़ना है, एसी का क्या पढ़ना है?
बताएगा। उसके लिए तुम्हें पहले बेसिक आना चाहिए, बेसिक आता है। पोलर और रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर और ओके गुड। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ कि थोड़ा सा तुम्हें बेसिक बैकग्राउंड हो बस उसका। ओके। अब देखो तुम्हारे पास एक प्लेन वायर है और एक रेजिस्टेंस वाली वायर है, इन विच केस करंट कैन फ्लो इजीली, प्लेन वायर और रेजिस्टेंस वाली वायर में। प्लेन वायर, ठीक है। इसी तरह तुम्हारे पास एक प्लेन वायर है और एक इंडक्टर वाली वायर है, किस केस में करंट कैन फ्लो इजीली? प्लेन प्लेन वाली वायर में। इंडक्टर के अंदर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। प्लेन वायर से कंपेयर करोगे तो इंडक्टर एकदम से करंट को फ्लो नहीं होने देगा। तो इट मीन्स इंडक्टर के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, उसके रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसके रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डिनोटेड बाय एक्सएल, ठीक है। और एक्सएल का हमारे पास फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूला ऑफ ओमेगा इज 2 पाई एफ एल। अब ये भी क्या है? एक तरह से रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस? इंडक्टर का। हमने कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया, इनबिल्ट उसी के ही अंदर एक रेजिस्टर है, वो उसके अंदर के रेजिस्टेंस को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। तो इसकी भी यूनिट क्या होगी? ओम ही होगी, ठीक है। इसी तरह तुम्हारे पास एक प्लेन वायर है और एक कैपेसिटर वाली वायर है, किस केस में करंट इजीली फ्लो होता है? बोलो। किस केस में करंट, प्लेन वायर में करंट इजीली फ्लो होता है? तो इट मींस कि इसके अंदर भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, उसके रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? कैपेसिटर का केस है तो उसके रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए हमारे पास इसको हम किससे डिनोट करते हैं? एक्सी। एंड एक्सी का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा सी। सो इट्स फॉर्मूला इज 1/2 पाई एफ सी। तो जब भी तुम्हारे पास रेजिस्टर होगा तो उसका रेजिस्टेंस रेजिस्टर है, और तुम्हारे पास इंडक्टर होगा तो इंडक्टर के अंदर के रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? एक्सएल। एक्सएल इज 2 पाई एफ एल एंड इट्स यूनिट इज ओम। और कभी भी तुम्हारे पास कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अंदर के रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? एक्सी। एक्सी इज 1/2 पाई एफ सी, ठीक है। व्हाट इफ की अगर कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है, क्योंकि ये लोड है डिफरेंट टाइप्स के, अगर कॉम्बिनेशन में है, आर एल है, आर सी है, या फिर तुम्हारे पास आर एल सी है, राइट। तो उस केस में तुम्हारे पास क्या होता है? उसको हम किस, इनके सब के रेजिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? इम्पिडेंस से। और इम्पिडेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? Z। तो मेन हमारे पास Z का क्या फॉर्मूला होता है? मैं तो फास्ट हूँ, ठीक है, जिसको बेसिक आता है वही समझ पाएगा ये चीज। Z का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे R और C है तो L नहीं है, L नहीं है तो XL भी नहीं होगा, XL नहीं होगा तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? Z इज इक्वल टू √r² प्लस एक्सी स्क्वायर। अब यहाँ पे R और L है, C नहीं है, तो इस केस में बताओ मुझे क्या फॉर्मूला बन जाएगा? Z इज इक्वल टू √r² प्लस XL², क्योंकि यहाँ C नहीं है तो XC नहीं होगा, यहाँ L नहीं है तो XL नहीं होगा। तो ये सब क्या है? रेजिस्टेंस है, और इनकी यूनिट क्या होगी? ओम ही होगी। अब तुम्हें क्वेश्चन कैसे दे देते हैं? क्वेश्चन वो इस टाइप का दे देते हैं, तुम्हें सर्किट डायग्राम बनाना होगा, या वो दे देंगे, वैसे रेयरली देते हैं। तुम्हें बोलोगा आर एल सी सीरीज में है, इसमें सपोज इन्होंने आर की वैल्यू दे दी 4, इसमें 8 हेनरी, और इसमें तुम्हारी 6 माइक्रोफेरेड। जनरली कैपेसिटर तुम्हें माइक्रोफेरेड में मिलता है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड यूनिट में, दैट इज 6 × 10⁻⁻⁶ और ये जनरली तुम्हें मिली हेनरी में मिलता है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 8 × 10⁻⁻³ यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज कितनी है? 230 वोल्ट है। हमारे पास यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, तो इस केस में हमारे पास करंट कितना फ्लो होगा? I इज इक्वल टू V/R। तो हो नहीं सकता क्योंकि सिर्फ रेजिस्टर नहीं है, तो तीनों का कॉम्बिनेशन है, तो तीनों के कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा? इम्पिडेंस। V पता है हमें, Z का फॉर्मूला पता है, R² प्लस
एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो क्या हमें एल एक्सएल की वैल्यू पता है? ये क्या दिया हुआ है? एल क्या है? इंडक्टर, और इंडक्टर की यूनिट क्या होती है? हेनरी। और एक्सएल की यूनिट क्या होती है? ओम। तो अब मुझे बताओगे ये क्या दिया हुआ है? एल दिया हुआ है या एक्सएल दिया हुआ है? एल दिया हुआ है, बट हमें क्या चाहिए यहाँ पे? तो एक्सएल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई एफ एल। तो हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी 50 हर्ट्स। तो 2 पाई की भी वैल्यू पता है 3.14, एफ फ्रीक्वेंसी भी पता है 50, एल भी पता है 8 × 10⁻³ तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? एक्सएल की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली विल हैव एक्सी, एक्सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। तो सी, ये सी कैपेसिटर है, कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है? फेरेड। और एक्सी की यूनिट क्या होगी? तो ये क्या दिया हुआ है हमें? फेरेड, सी दिया हुआ है या एक्सी दिया हुआ है? तो यहाँ से हमारे पास एक्सी आ जाएगा, और हाँ यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? अब देखो, ये सारे फॉर्मूलेस तुम्हें याद करने की, क्रैम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक एक ट्राइंगल से तुम्हारे सारे फॉर्मूलेस डिराइव हो जाते हैं। और वो ट्राइंगल कौन सा है तुम्हारे पास? इम्पीडेंस ट्राइंगल। ओके, इम्पीडेंस ट्राइंगल में हमारे पास बेस में क्या होता है? रेजिस्टर, रेजिस्टेंस का रेजिस्टर। परपेंडिकुलर पे क्या होता है? इंडक्टर का रेजिस्टेंस। इंडक्टर के रेजिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? एक्सएल से। या फिर कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? एक्सी से। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम किससे डिनोट करेंगे? जेड से। बीच में एंगल क्या होता है? फाई। ओके, अब यहाँ से हम साइन फाई, कॉस फाई और टेन फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। पढ़ा होगा ना पहले, साइन फाई क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद क्या था? हर हर। ठीक है, तो साइन फाई क्या हो गया? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अगर हमारे पास परपेंडिकुलर मतलब आर एल का केस है तो एक्सएल लेंगे, आर सी का केस है तो एक्सी लेंगे, और दोनों का ही केस है तो जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो लेंगे। जैसे एक्सएल की वैल्यू ज्यादा है तो एक्सएल माइनस एक्सी लेंगे, और अगर हमारे पास एक्सी की वैल्यू ज्यादा है तो एक्सी माइनस एक्सएल लेंगे। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया इसमें? एक्सएल माइनस एक्सी ले लेते हैं, मैं दोनों का केस कंसिडर कर रही हूँ। डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, वो क्या हो गया हमारे पास? जेड। कॉस फाई कितना हो गया? बेस इज आर बाई जेड। टेन फाई बताओ, टेन फाई कितना होगा? एक्सएल माइनस एक्सी या फिर एक्सी बाय जो भी है वह। अब इसमें ये ध्यान रखना, इसमें कॉस फाई क्या होता है? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर इज कॉस फाई, क्योंकि जनरली क्वेश्चन में पूछ लेते हैं तुम्हें क्या निकालना है? कॉस फाई। कॉस फाई इज पावर फैक्टर, और कॉस फाई का अब तुम्हारे पास फॉर्मूला आ गया आर बाई जेड। तो अब तुम्हें क्रैम करने की जरूरत नहीं है, ये इम्पिडेंस ट्राइंगल बनाओ और उससे तुम्हारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। अगर इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूँ, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम बताऊंगे तो बताओ यहाँ पे क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू आर स्क्वायर, बेस में पहले लिख रही हूँ, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जेड की कितनी वैल्यू आ गई? रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास इम्पिडेंस। ठीक है, यही फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, ये भी तुम्हारा कहाँ से आ गया? यहाँ पे। अब नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास क्या होता है? एक इम्पिडेंस ट्राइंगल, ये आर था, ये एक्सएल मान लेती हूँ, ये जेड। अगर इसको हम करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई इंटू आर कौन क्या बन जाएगा? कौन सा एलिमेंट बन जाएगा? वोल्टेज। तो वी आर, तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज वी आर, वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज आई इंटू एक्सएल, दैट इज डिनोटेड बाय वी एल। या फिर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना हो गया? आई इंटू एक्सी, और ये कितना हो गया? टोटल वोल्टेज। और यहाँ पे हमारे पास सेम एंगल फाई। इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा? वोल्टेज, वोल्टेज की फॉर्म में वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर। ठीक है, तो v का क्या फॉर्मूला हो गया? वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस
वीसी का स्क्वायर। कई बार क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये वी दे देते हैं, वी आर दे देते हैं और वी एल पूछ लेते हैं, ठीक है। ऐसे कोई भी दो चीज दे देंगे और तीसरी चीज तुमसे पूछ लेंगे। तो ये क्या आ गया हमारे पास, वोल्टेज ट्रायंगल। यहाँ से भी हमारे पास साइन फाई की वैल्यू आ जाएगी, कॉस फाई की वैल्यू आ जाएगी और टेन फाई की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी वोल्टेज ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट हम वोल्टेज को अगर हम करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, पावर। तो हमारे पास तीन टाइप्स की पावर होती है बेसिकली, पहले पावर बता देती हूँ। पता है किसी को कौन कौन से टाइप्स की पावर होती है? नहीं, तीन टाइप्स की पावर होती है हमारे पास। एक होती है हम एक्टिव पावर, एक होती है हमारे पास रिएक्टिव पावर और एक होती है हमारे पास एपरेंट पावर, ठीक है। एक्टिव पावर को हम किससे डिनोट करते हैं, पी से। रिएक्टिव पावर को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। एपरेंट पावर को किससे डिनोट करते हैं, एस से। एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई कॉस फाई। रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई साइन फाई। और एपरेंट पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई। एक्टिव पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। रिएक्टिव पावर की यूनिट क्या होती है, वी ए आर। वी ए आर इज द वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, रिएक्टेंस नहीं रिएक्टिव, ठीक है। और हमारे पास एपरेंट पावर की क्या यूनिट होती है, वी ए। ओके। एक्टिव पावर हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव लोड होता है। रिएक्टिव पावर हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे हमारे पास इंडक्टिव या फिर कैपेसिटिव लोड होता है। एपरेंट पावर हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे हमारे पास आर एल आर सी या फिर आर एल सी का कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर। ये पावर का क्वेश्चन एक पक्का आएगा, ठीक है। तो तुम्हें फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, उन्हीं क्वेश्चंस में ये पावर पूछ लेते हैं कि ये वाली पावर निकालो। तो अब यहाँ से वोल्टेज पे हमने करंट को मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या आ गई, तीन टाइप्स की पावर आ गई। ये रेजिस्टिव लोड के अक्रॉस है तो ये कौन सी पावर होगी, म्यूट करो तनिष। तन रेजिस्टिव लोड के अक्रॉस होगी तो हमारे पास कौन सी पावर होगी, एक्टिव पावर। इंडक्टिव लोड के अक्रॉस होगी तो हमारे पास कौन सी पावर होगी, रिएक्टिव पावर। और टोटल पावर हमारे पास कौन सी होती है, एपरेंट पावर। यहाँ से बताओ मुझे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो कौन क्या आ जाएगा, पावर की टर्म्स, पावर की टर्म्स में एस, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। तो ये थी हमारे पास पावर। ओके, बोलो कोई डाउट हो इसमें। तो इससे तुम्हारे पास सारे फॉर्मूलेज आ रहे हैं, तुम्हें और कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अब बताओ, रेजोनेंस करवाया तुम्हारे मैम ने, तुम्हारे सर ने तुम्हें? क्योंकि एक क्वेश्चन रेजोनेंस का आता ही है। रेजोनेंस की मैं कंडीशन बता देती हूँ। रेजोनेंस की हमारे पास एक कंडीशन होती है, जब भी रेजोनेंस पूछेंगे तो उस केस में एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। एक्सएल क्या है हमारे पास, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसका फॉर्मूला क्या था, टू पाई एफ आर एल या फिर ओमेगा एल। इस केस में ये नॉर्मल फ्रिक्वेंसी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से डिफरेंट होता है, तो इसलिए मैंने रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी एफ आर ले लिया। एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ आर सी, ठीक है। यहाँ से अगर हम एफ आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, बोलो। 1/2 पाई ये हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सॉल्व करोगे तो आ जाएगी। अब रेजोनेंस है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी है, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, आर। अगर जेड की वैल्यू आर हो रही है तो जेड मिनिमम हो रहा है या मैक्सिमम हो रहा है, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है नॉर्मल केस से, मिनिमम। अगर इम्पिडेंस मिनिमम हो रहा है तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा, करेक्ट। तो ये डायरेक्टली नहीं बोलते हैं कि रेजोनेंस का केस है, क्वेश्चन में वो बोल देंगे इम्पिडेंस मिनिमम है, तो तुम्हें खुद समझना है कि रेजोनेंस का केस है और ये फॉर्मूला लगेगा।
ये बोल देंगे करंट मैक्सिमम है। तो तुम्हें खुद समझना है कि रेजोनेंस का केस है और हमारे पास ये कंडीशन पे ये वाली फॉर्मूला अप्लाई होगा। ओके, बोलो कोई डाउट हो तो इसमें। हम्म, क्लियर। अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने हैं तो मेरे यूट्यूब वाले चैनल पे है, वहां से तुम देख सकते हो। हम्म, हाँ, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होता तो दैट मीन्स दे हैव गिवन द आरएमएस वैल्यू। इन दैट केस अगर वो मैक्सिमम वैल्यू देते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू को तुम्हें आरएमएस वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है। बट वो मैक्सिमम वैल्यू ऐसे नहीं देते, वो इक्वेशन की फॉर्म में देते हैं। तुम्हारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन इक्वेशन की फॉर्म में है v इज इक्वल टू 230 रूट टू साइन ऑफ 314t प्लस 90 डिग्री, ऐसे इक्वेशन की फॉर्म में देंगे। तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो तुम्हारे पास v मैक्स की वैल्यू आ जाएगी। करेक्ट, v मैक्स की वैल्यू इस केस में कितनी आएगी, 230 रूट 2। तो हमारे पास एक रिलेशनशिप होता है आरएमएस और मैक्सिमम के बीच में, दैट इज वी आर एम एस इज इक्वल टू वी मैक्स बाई रूट 2। तो वी मैक्स की वैल्यू 230 रूट 2 है और इसकी वैल्यू रूट 2 है, तो हमारे पास यहाँ से वी आर एम एस की वैल्यू आ गई 230 वोल्ट। जब भी वो मैक्सिमम वोल्टेज देंगे हमेशा वो इक्वेशन की फॉर्म में देंगे। और किसी के कुछ ऐसे छोटे मोटे डाउट्स है तो पूछ लो, मैं बता दूंगी। पोलर टू रेक्टेंगुलर कन्वर्जन, देखो पोलर फॉर्म होती है हमारे पास आर एंगल थीटा वाली, जैसे 2 एंगल 30 डिग्री। पोलर फॉर्म में हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं। एक होती है रेक्टेंगुलर फॉर्म, वो होती है हमारे पास आर प्लस जे एक्स वाली, उसमें हम 2 + j3 जैसे इस फॉर्म में होता है। रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अगर मुझे इससे पोलर से रेक्टेंगुलर में जाना है, मतलब मुझे एडिशन करनी है, सपोज मेरे पास एक टर्म है 2 एंगल 30 और एक टर्म है मेरे पास 4 एंगल 60। ओके, इन दोनों को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या ये पोलर फॉर्म में ऐड होंगे, नहीं होंगे ना, क्योंकि पोलर फॉर्म में हमारे पास क्या होती है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो उसके लिए मुझे उसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। और रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें कैलकुलेटर की हेल्प चाहिए होगी। कैलकुलेटर मैं उसके अकॉर्डिंग बता देती हूँ, FX991EX, क्योंकि हर एक कैलकुलेटर का अलग सिस्टम है। तो FX991EX जिसके पास है, कोई भी जिसके पास कैलकुलेटर है, तो तुम देख सकते हो कि कैलकुलेटर निकालो अपना, प्लस के नीचे लिखा होगा पोल साइन और माइनस के नीचे लिखा होगा रेक साइन, लिखा हुआ है। एमएस भी है, कोई भी कैलकुलेटर है, हमेशा यही लिखा होगा। तो तुम्हें जिस फॉर्म में कन्वर्ट करना है वो वाली फॉर्म तुम्हें कैलकुलेटर में लिखनी है। म्यूट करो अगेन, किसका चल रहा है। ठीक है, जो फॉर्म तुम्हें चाहिए वही फॉर्म में तुम्हें लिखना, कैलकुलेटर में लिखना है। जैसे यहाँ पे हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, रेक्टेंगुलर फॉर्म चाहिए, तो हमें रेक्टेंगुलर लिखना है। रेक्टेंगुलर कैसे लिखोगे, पहले शिफ्ट प्रेस करो। ये सारी चीजें तुम्हें येलो कलर से लिखी हुई हैं और येलो कलर वाली सारी चीजें शिफ्ट बटन से आएगी। तो शिफ्ट प्रेस करो, शिफ्ट प्रेस करने के बाद आरईसी प्रेस करोगे, मतलब माइनस वाला प्रेस करोगे तो तुम्हारे पास आरईसी लिखा आ जाएगा। देखो लिखा आ रहा है, शिफ्ट देन आरईसी, फिर ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, ये 2 है तो 2 लिख दो, कॉमा, फिर 30। कॉमा देखो 9 बटन के ऊपर है, वो भी अगेन किसी किसी कैलकुलेटर में शिफ्ट बटन प्रेस करने से ही आएगा। शिफ्ट 2 कॉमा 30, ब्रैकेट क्लोज कर दो और फिर इक्वल टू प्रेस कर दो। इक्वल टू प्रेस करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 1.73 और एंगल, एंगल आ जाएगा, कितना था, कितना है एंगल बताओ मुझे। y = 1 आया, तो एंगल तुम्हारा कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये तुम्हारे रेक्टेंगुलर से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, पोलर में। अब वापस अगर हम पोलर से रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करेंगे तो यही चीज आनी चाहिए ना, 2 कॉमा 30, 2 एंगल, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, ये इस फॉर्म में आएगा 1.73 प्लस J1, क्योंकि हमने इसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करा है। ओके, अब वापस हम इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यही आएगा, यही आना चाहिए। तो उसके लिए क्या प्रेस करोगे, फिर से शिफ्ट,
पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पोल आना चाहिए लिखा हुआ। शिफ्ट प्रेस करो और फिर प्लस प्रेस करो, लिखो 1.73 कॉमा 1 ब्रैकेट क्लोज। बताओ मुझे क्या आ रहा है, पोल 1.73 कॉमा 1 ब्रैकेट क्लोज, आ रहा है ना 1.99, और एंगल 30 डिग्री, सेम वही 1.992 वो 30 डिग्री आ गया। ठीक है, न्यूमेरिकल ही आएंगे, थ्योरी का दी आई तो आई, एक्सपेक्टेडली न्यूमेरिकल ही आते हैं डीट्यू में। किसी को और कुछ पूछना है तो मुझे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, पर्सनल नंबर तुम्हें विजिबल ही हो रहा है 9034223003। और मैंने तुम्हें 1 घंटे का लेक्चर दिया तो प्लीज़ ये रिव्यूज़ दे दो। मैंने तुम्हें लिंक भेजा है यहाँ पे, उस पे तुम अपना नाम, ब्रांच, कौन सी ब्रांच से, और डीटीयू, डीटीयू से हो, और कौन सा सब्जेक्ट तुम मुझसे पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, उससे मुझे बहुत हेल्प होगी रिव्यूज से। और किसी को भी किसी भी सब्जेक्ट की ट्यूशन चाहिए बीटेक में तो वो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है। ओके, और किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। नहीं, कन्वर्जन का यूज जब तुम्हें लगेगा ना कि मुझे मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने हैं, जैसे तुम्हें मेनली पैरेलल सर्किट्स में यूज होता है, जैसे ये है, ये 4 6 J6 8 J9, ठीक है। तुम्हें इसमें टोटल इम्पिडेंस निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा Z1, ये क्या हो जाएगा Z2। Z1 कितना हो जाएगा 4 - J6, और Z2 कितना हो जाएगा 8 + J9। कैपेसिटर के केस में हमेशा माइनस लेते हैं, इंडक्टर के केस में हमेशा प्लस लेते हैं। तो टोटल इम्पिडेंस निकालने के लिए क्या करोगे, जब भी सर्किट पैरेलल में होता है क्या लिख करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2। Z1 कितना है 4 - J6 मल्टीप्लाइड बाय 8 + J9, और नीचे ऐड करेंगे 4 - J6 प्लस 8 + J9। अब तुम देख सकते हो कि ये ऊपर वाला रेक्टेंगुलर फॉर्म है, क्या हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, तो इसके लिए मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पोलर फॉर्म में। फिर फर्दर ये हम ऐड तो कर देंगे, फिर से हमें डिवीजन करने के लिए इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पोलर फॉर्म में। तो जहाँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी है वहाँ पोलर फॉर्म, और जहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है वहाँ रेक्टेंगुलर फॉर्म। ओके। हम्म, वो तुम्हारा रेजोनेंस वाला केस है, वो पूरा उसका डेरिवेशन है, सहदेव में देखोगे तो मिल जाएगी, वो थ्योरी का क्वेश्चन है, डेरिवेशन है वो। वो देखो आ भी सकता है नहीं भी, उन्होंने एक रेजोनेंस को क्वेश्चन डालते ही हैं, वो थ्योरी देंगे तो ये दे सकते हैं, न्यूमेरिकल देंगे तो फिर कुछ और देंगे। चलो, आज का सेशन कैसे लगा ये बताओ, समझ में आया? समझ, चलो फिर बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, अच्छे से अपना एग्जाम करना। ठीक है, कुछ डाउट्स हो तो मुझे कमेंट मतलब मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, माय नेम इज चारू जैन। ओके, एंड प्लीज गिव रिव्यूज। ओके देन, बाय बाय।